के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर प्रहार करने से या मेरे लेख को लेकर के तीखी प्रहार करने से पहले वो ये सोचे कि मैंने जो कहा है वो तो नेहरू जी ने कहा था। तो नेहरू जी ने जो बातें कही थी क्या उसको कांग्रेस नहीं मानते हैं क्या? संविधान सभा में हो या लोकसभा राज्यसभा में जो भी नेहरू जी के वाक्य थे, नेहरू जी ने जो जो बातें सदन पे कही थी वो रिकॉर्ड जो है, उस रिकॉर्ड को क्या कांग्रेस पार्टी नहीं मानते हैं क्या? तो कांग्रेस पार्टी अगर मुझे नहीं मानता वो तो अलग बात है ना, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो नेहरू जी ने जो बातें कही थी उसी को कहा। तो इसलिए कम से कम अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बातों को लेकर के तो कम से कम कांग्रेस को मान्यता देना चाहिए। और कांग्रेस अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के बातों को अगर नकारता है तो ये दुख की बात है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने अपने बातों को कायम इसलिए रखा कि रिकॉर्ड में जाके देख लो, लोकसभा राज्यसभा में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आपने उसमें कई गलतियों का जिक्र किया है, 5 गलतियों का जिक्र किया है जिसका खामियाजा, तो ये क्या गलती? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अपने लेख में बहुत ही साफ तौर पर लिखा है कि महाराजा हरि सिंह जी जब भारत के साथ विलय होना चाहते थे, भारत का आजादी जब हुई थी 15 अगस्त को, उससे पहले, ये बात नेहरू जी ने खुद बाद में बताया। वो गलती से लेकर के उसके बाद एक के बाद जो एक गलतियां की, फिर उसके बाद में कश्मीर मुद्दा, जो कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है भारत के, उस मुद्दे को गलत एक प्रावधान से वहां ले गए संयुक्त राष्ट्र में लेकर के बिना मतलब के कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बना दिया। फिर पाकिस्तान को बिना मतलब से इसमें बात करने का एक जगह दे दिया, प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे दिया। उसके बाद फिर आप देखिए ना, 370 अनुच्छेद 370 किसलिए रखा? बाकी जितने भी जो हमारे भारत के अंदर में जितने भी राज्य थे, सबका विलय हुआ भारत देश के साथ, तो कश्मीर पे तो वैसे ही विलय होना चाहिए था। फिर 370 रख करके कश्मीरियों का सोच और उनके तौर तरीके को बाकी देश के लोगों से अलग क्यों बनाया? फिर उसके बाद में जो एक के बाद एक गलतियां की, तो नेहरू जी का देखिए, मैं तो बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उसको तो इज्जत तो देना ही है, उसको सम्मान देना है, हम सब नमन करते हैं उनको। लेकिन वो एक भारत का एक इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि उसको हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं कह सकते। जो गलतियां की, गलतियां बताना चाहिए, जो सही काम किया उसका हम सैल्यूट करते हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मिस हैंडल किया, जिसके वजह से जो त्रासदी हुई, कितने जाने चले गई, देश के संपत्ति पूरा वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर और वहां के जो आतंकवादियों से लड़ने में कितने जाने गए, कितने हमारे संपत्ति रुपया पैसा खर्च हो गए हैं। तो ये सारा चीज कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं, और उसको अगर सुधारने का काम मोदी जी किए हैं तो सारा देश उसको मानता है, मानना भी चाहिए। किसी प्रधानमंत्री के पास हिम्मत था क्या कि अनुच्छेद 370 को हटाने का? मैं जब गृह राज्य मंत्री था तो मैंने एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को भी पूछा था कि 370 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो अधिकारी ने बताया कि आज तक कोई ऐसा दमदार प्रधानमंत्री भारत में पैदा नहीं हुआ है जो अनुच्छेद 370 को हटा सके। बड़ी बात कर रहे हैं किरण जी आप। तो उसने मुझे कहा कि जिस नेता के पास सोच है, विचार है, इच्छा शक्ति है, जिसका दूरदृष्टि है, वही आदमी अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं। तो यही तो आज मोदी जी ने जो किया है, और मोदी जी ने जो काम किया है, इसको आज लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख करके इसको छोटा काम बताने का कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इतिहास में आने वाले हमेशा हमेशा के लिए मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा
कि मोदी जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटी और जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का वास्तविकता में अपना अभिन्न हिस्सा बनाया। नहीं तो एक गैप था ना कि भारत का हिस्सा मानते हैं लेकिन फिर अलग ट्रीट करते हैं, जिसके वजह से वहां के महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिलते थे। वहां के बकरवाल, गुज्जर, इन लोगों को शेड्यूल कास्ट, इन लोगों को संविधान में, हमारे भारत के संविधान में प्रावधान है, उसका अधिकार नहीं मिलते थे। भारत सरकार के जो भी स्कीम्स, जो भी लाभ वहां देते थे वहां के हमारे नागरिकों को, वो मिलते नहीं थे। तो आज मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग समझते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं समझने का कोशिश करते हैं, जो दिन में सोने का नाटक करते हैं, वो भी इस हकीकत से अछूत नहीं रह सकता है कि मोदी जी ने जो काम किया है भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए उसको याद किया जाएगा। लेकिन किरण जी, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, वो सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं कि कानून मंत्री जो हैं इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के कोई भी नेता ये कहता है कि कानून मंत्री ने इतिहास को बदलने का या गलत तथ्य पेश करने का कोशिश किया, तो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, जाके देख ले, और फिर नेहरू जी के आत्मा से माफी मांगे कि नेहरू की बातों को गलत बताया है, तो नेहरू जी से माफी मांगे। मैं तो सीन में ही नहीं आता हूं, मैं तो सच को सिर्फ देश के सामने में रखा है। ये देश के कानून मंत्री के हिसाब से मत देखिए, एक भारत के नागरिक के हिसाब से देखिए कि जो सही बात है वो देश के सामने में रखना चाहिए या नहीं। किरण जी, लेकिन आप कानून मंत्री हैं, आप गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, आखिरकार सडनली इस तरह की बातें आपको कैसे आई? आप लगातार दिल कचोट रहा था आपको? बहुत सालों से मन के अंदर में एक बोझ था कि सच्चाई क्यों सामने में नहीं आ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी महाराजा हरि सिंह जी को क्यों दोषी ठहरा रहे थे और नेहरू जी को बचा रहे थे। ये मुझसे रहा नहीं गया, और मैं समझता हूं कि सच्चाई बात रखने में कोई देरी नहीं होना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए, सही बात रखना चाहिए। कश्मीर इतना खूबसूरत प्रदेश, लोग अच्छे हैं वहां के, उनको कुछ लोगों ने गुमराह करके कश्मीर को एक गलत रास्ते में, कश्मीर के लोगों को गलत रास्ते में धकेलने का जो काम किया, उसको अब सुधारने का काम भी हो चुके हैं और सच्चाई बात भी देश के सामने में आ चुका है। किरण जी, जिस तरह से करण सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उनके करण सिंह जी ने कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात जो कही थी वो गलत है कि उनके पिताश्री महाराजा हरि सिंह जी का नेहरू जी के साथ क्या बातें हुई उनको नहीं मालूम, तो मैं उसको दोषी नहीं ठहरा सकता हूं। उनको नहीं मालूम, लेकिन अब मैंने रख दिया ना, अब तो मालूम हो जाना चाहिए कि नेहरू जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि वो 1947 15 अगस्त से पहले जून महीने में, जुलाई महीने में वो नेहरू जी को अप्रोच कर चुके थे और वो भारत के साथ विलय होना चाहते थे। उसको मना किया क्योंकि एक स्पेशल केस है, स्पेशल कारण है, और जम्मू कश्मीर के बाकी अवाम को पूछना चाहिए, शेख अब्दुल्ला जी को पूछना चाहिए। इस तरह का नेहरू जी ने खुद अपने वाक्यों में बताया है। तो इस बात को तो चाहे डॉक्टर करण सिंह जी हो, कोई भी हो, नेहरू जी का जो बातें हैं, तथ्य हैं, उससे तो कोई मुकर नहीं सकते हैं। किरण जी, आपने एक लिखा है कि नेहरू ने विलय के लिए रख दी थी शर्त, या मैंने ये कहा कि नेहरू जी अगर देश हित को पहला मानते तो महाराजा हरि सिंह जी का प्रपोजल को तुरंत मानते और कश्मीर का उस समय विलय हो जाते हैं। लेकिन नेहरू जी का अपना जो इंटरेस्ट था, शेख अब्दुल्ला साहब और नेहरू जी का दोस्ती, और नेहरू जी का कश्मीर को लेकर के उसका अलग एक उसका सोच था, वो सब कारण है कि देश हित या देश का जो सुरक्षा का मामला है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है।
किरण जी, एक और आपने लिखा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी मई 1947 में कश्मीर गए थे और उसका जिक्र वाकया किया है, क्योंकि उन्होंने भी तो कहा ना वो विलय करना चाहते हैं, वो जल्दी कर लेना चाहिए। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी के बातों को भी नेहरू जी ने नहीं माने। नेहरू जी का अपना पर्सनल एजेंडा जो रही है, उस एजेंडा के तहत विलय में धीरे हुआ, जिसके चलते आधा कश्मीर आज भी पाकिस्तान कब्जे करके रखे हुए हैं और वहां से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी चीन को भेंट कर दिया है पाकिस्तान ने। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। किरण जी, आपको लगातार मन में कहीं ना कहीं कशिश थी कि आखिरकार कश्मीर को लेकर जो नीतियां अपनाई गई कांग्रेस द्वारा वो सही नहीं था और आपको सामने आना चाहिए कि भाई ये आखिरकार गलती हुई। अगर कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इज्जत करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, अपना पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते उसको विश्वास करते हैं, तो ये बात मानना चाहिए और नेहरू जी ने जो भी बातें कही थी सबको मानना चाहिए और फिर देश के सामने में बोलना चाहिए कि गलती हो गई है, अब तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और पंडित नेहरू जी ने जो भी बातें कही थी वो सही है, ये कांग्रेस को मानना चाहिए। लेकिन किरण जी, आज जो है 14 नवंबर है, जयंती है, उस पर इस तरह की बातें आना, एक आप लगातार इस तरह के मन में एक बोझ लेकर चल रहे थे और आखिरकार इस चीजों को सामने लाया अपनी जनता के सामने। पहले मैं देखिए गृह राज्य मंत्री थे, तब भी काफी मामले को मैं करीब से देखने का मौका मिला और देश का कानून मंत्री होने के नाते अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें देश का सामने में रखना जरूरी है तो मुझे रखना चाहिए, ये मेरा अंतरात्मा भी कहता है। अच्छा किरण जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर को हैंडल किया और आज वहां पर जो देख रहे हैं आतंकवाद की स्थिति, एक तरह से भारी कमी आई है, क्या आप मानते हैं कि अगर कठोर तरीके से रणनीति अपनाया जाता कश्मीर को लेकर तो स्थितियां अभी और कुछ हो? कठोर तो मैं नहीं बोलूंगा, मजबूत या सही कदम बताऊंगा, क्योंकि जहां बात करना है, जहां प्यार से करना है वो उसी तरीके से करना चाहिए और जो लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत विरोधी है, उसके खिलाफ तो सचमुच में कठोर कदम उठाना ही चाहिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज काम हो रहे हैं। किरण जी, दो प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न है कि गुजरात में चुनाव चल रहा है, चुनाव जल्दी होने वाला है, वहां पर प्रधानमंत्री वहां से आते हैं, जिस तरह से घेराबंदी कांग्रेस आप पार्टी द्वारा की जा रही है, क्या आपको लगता है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, अब कानून मंत्री हैं? देखिए, प्रधानमंत्री घेराबंदी में नहीं रहते हैं, राजनीति में तो जिसको जो कहना है, चुनाव लड़ना है, उसका कोई पाबंदी नहीं होते हैं। देश मोदी जी के साथ है, चाहे गुजरात हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, देश के सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़े और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। ये मोदी जी ने एक लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं कि हम लोगों को तय कर दिया कि इसी रास्ते पे चलना है, कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये रेखा खींचा है और उसी रेखा में हम लोग चलेंगे। और जिस तरह से वहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार डेरा डाल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर, क्या आपको लगता है? दूसरे नेता के बारे में मैं तो कहता नहीं हूं, मैं तो तथ्य के आधार पर जो भी बात रखता हूं। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो हाल कर दिया है, मुझे अफसोस होता है। मैं तो अरविंद केजरीवाल से तो क्या नाराज होगा, मैं अफसोस करता हूं दिल्ली के जनताओं के प्रति, क्योंकि दिल्ली देश का राजधानी है और दिल्ली में रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, दिल्ली में पैसे बहुत है, दिल्ली राष्ट्र का राजधानी होने के नाते यहाँ विकल्प भी बहुत है। वहाँ छोटे मोटे राज्यों का जो टोटल बजट होता है, यहाँ दिल्ली में तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट उससे भी ज्यादा होता है। इतना पैसा है, पूरा बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने अपना विज्ञापन में, और अपने जो रेवड़ी बांटने का काम करते हैं और जो करप्शन कर रहे हैं केजरीवाल जी ने, बर्बाद करते हैं दिल्ली को। जब मैं सोचता हूँ ना, कितना अफसोस की बात है कि दिल्ली के लोगों को गलती से ऐसा सरकार मिला
जो दिल्ली का भविष्य को खत्म कर रहे हैं। अभी एमसीडी का चुनाव भी है किरण जी। अफसोस की बात यह है कि कई लोग तो जब केजरीवाल जी गलत सपना दिखाते हैं या गलत बात बताते हैं तो उस बातों पे आ जाता है और उसको वोट मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आगे दिल्ली वाले सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि केजरीवाल जी का जो झूठे वादे होते हैं या गलत तरीके से प्रचार करते हैं और गलत सपना दिखाते हैं वो पर्दाफाश हो गया है। तो लोग आगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सही पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसा कमिटेड पार्टी है वो दिल्ली में सेवा करने का मौका मिले तो दिल्ली का कल्याण होगा। एक आखिरी प्रश्न, गुजरात में कांग्रेस के नेता हैं मधुसूदन मिस्त्री, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत अटैक किया। उन्होंने कहा कि औकात, ये इस तरह की शब्द प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करना, क्या आप मानते हैं कि ये तो जिस आदमी ने ऐसा बातें कही हैं वो ही दर्शाता कि वो आदमी क्या है। क्या उसको कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत क्या, कीमत तो देश के लोगों के हाथ में, गुजरात के जनता या देश के जनता वो तय करते हैं। मैं तो किसी को इस तरह से व्यक्तिगत हमला नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से बातें कांग्रेस के लीडर कहते हैं, प्रधानमंत्री जिसको आज विश्व मानते हैं कि सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री विश्व का, आज आप वोटिंग भी कर ले, विश्व के बड़े से बड़े नेता भी मानते हैं कि आज विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसको सब लोग मानते हैं कि इनके सोच और इनके चलने का जो रास्ता है इसी रास्ते पे दुनिया को चलना चाहिए, तो फिर हम बाकी बातें को क्या कहें। शुक्रिया किरण जी। जिस तरह से किरण जी ने जो सभी मसलों पर, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मसलों पर उन्होंने खुले दिल से बातचीत की, उन्हें दिल में एक कशिश था और आखिरकार उन्होंने लेख के जरिए उसको लिखा। और रही बात दिल्ली की बात की, गुजरात की बात की, जिस तरह से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से अटैक किया गया कांग्रेस के नेता द्वारा, उस पर भी बेबाक राय रखा। बैक टू स्टूडियो।